नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मामले पर एकजुट विपक्ष की, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई की, जानेंगे त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के बीच कैसे हुआ सीटों का समझौता, तमिलनाडु में क्यों एनडीए गठबंधन दिख रहा है मुश्किल में, बात करेंगे 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख की, कर्नाटक हाईकोर्ट के निशाने पर आई बीजेपी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई पर लगे ब्रेक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पद से हटाने की मांग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना पर साधा निशाना, कहा गंदी राजनीति करके ट्रेनिंग के लिए टीचरों को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा, 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, 40 सीटें सहयोगी दल एनडीपीपी को दी। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 224 अंक चढ़कर सेंसेक्स 59,932 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 6 अंक फिसलकर 17,610 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर है। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया और इस मामले पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि यह सरकार घोटाले पर पर्दा डाल रही है। अडानी मामले पर आज पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया। देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है। राज्यसभा और लोकसभा में इस मामले को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विजय चौक पर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है ये है, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आप, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने बैठक की। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का भरोसा बैंक और LIC से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नियमों कायदों की उपेक्षा कर 20 साल की मेहनत से पीएम मोदी ने एक गुब्बारा फुलाया और वो फुस हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अडानी के उपदेशक हैं, इसलिए वो इस मामले में खामोश हैं, जबकि ये LIC के हजारों निवेशकों का सवाल है। इधर अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो वहीं RBI ने बड़ा एक्शन लेते हुए बैंकों से अडानी ग्रुप को कर्ज देने की पूरी जानकारी देने को कहा है। यानी अडानी के साथ साथ मोदी सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। विपक्ष की घेराबंदी बीजेपी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन आज का दिन केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के लिए शुभ संकेत लेकर आया। लखनऊ की जेल में 28 महीने से बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज रिहा कर दिया गया। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं या फिर सरकार आपको पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश विरोधी ठहरा दिए जाएंगे। आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार संविधान में मिला हुआ है। जेल से छूटने के बाद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का ये बयान बता रहा है कि आम लोगों के हक में वो अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। 28 महीने जेल में बिताने के बाद आज कप्पन को लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से बाहर आते ही कप्पन ने अपने इरादे बता दिए हैं। उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद विक्ट्री साइन दिखाया, जो बता रहा था कि वो हर लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हैं। कप्पन अभी 6 हफ्तों तक दिल्ली में रहेंगे, इसके बाद वो केरल जाएंगे। दरअसल यूपी की राजनीति को हिलाने वाले चर्चित हाथरस मामले की रिपोर्टिंग के लिए कप्पन अपने सहयोगियों के साथ यूपी आए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करने दी और 5 अक्टूबर 2022 को सिद्दीकी कप्पन को मसूद अहमद, अतिकुर रहमान और मोहम्मद आलम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कप्पन के खिलाफ देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया।
कप्पन के लिए राहत की पहली खबर 23 दिसंबर 2022 को आई, जब ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। बाद में यूपी पुलिस की दर्ज एफआईआर को लेकर कप्पन की ओर से हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को दूसरी जमानत याचिका लगाई गई। हाई कोर्ट ने कप्पन की जमानत को मंजूरी दे दी और उसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो पाया। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, साथ ही ये इंसाफ की बड़ी जीत है। झटका तो त्रिपुरा में भी बीजेपी को लगा है। त्रिपुरा चुनाव को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ गया है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही सीपीएम और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राज्य में पहली बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ आ गए, लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही सीटों को लेकर पेच फंस गया। सीट बंटवारे में तय हुआ कि राज्य की 60 सीटों में से लेफ्ट 47 सीटों पर और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अपने कोटे के सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। गठबंधन में पार्टी 17 सीट मांग रही थी और उसने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए, जिससे गठबंधन मुश्किल में दिखाई दिया, क्योंकि जवाब में लेफ्ट ने भी सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिससे राज्य में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन मुश्किल में फंसा दिखाई दिया। जिसके बाद दोनों ही दलों के नेताओं की बैठक हुई। दरअसल पेच फंसा था पाबिया छेरा सीट को लेकर। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी, जबकि सीपीएम ने यहां अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे गठबंधन मुश्किल में फंस गया। लेकिन अब सीपीएम की ओर से साफ कर दिया गया है कि उनके 13 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। जो सीटें गठबंधन में कांग्रेस को दी गई हैं, वहां से सीपीएम ने अपने उम्मीदवार हटा दिए हैं और कांग्रेस भी 4 सीटों से अपने उम्मीदवार हटाने को तैयार हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पार्टी को 13 पर लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। एक सीट को लेकर मामला फंसा हुआ था, उसे भी सुलझा लिया गया है। लेफ्ट और कांग्रेस की गांठ सुलझने के बाद अब दोनों दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। त्रिपुरा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी की बढ़ गई हैं। इस समय 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी को त्रिपुरा में टिपरा मोथा से गठबंधन करने में नाकामी मिली है, तो मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ 5 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। और अब बीजेपी के लिए तमिलनाडु से भी परेशान करने वाली खबर आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु में एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी एआईडीएमके छोड़ रही है एनडीए का साथ। एनडीए के साथ नहीं बचेगा कोई भी प्रमुख सहयोगी। आखिर क्यों एक एक कर एनडीए छोड़ रहे हैं राजनीतिक दल? तमिलनाडु में इरोड पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव ने एनडीए की नींव हिला दी है। बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन एआईडीएमके ने बीजेपी की बात नहीं मानी और अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही एआईडीएमके ने गठबंधन में बीजेपी को पूरी तरह से किनारे भी लगा दिया है। अन्ना द्रमुक के चुनाव कार्यालय पर लगे बैनर पोस्टर रातों रात बदल दिए गए। बैनर पोस्टर से बीजेपी का नाम और निशान तो हटा ही, साथ ही पीएम मोदी का फोटो भी हटा दिया गया। इसके साथ ही गठबंधन का नाम भी बदल दिया गया। बैनर पोस्टर्स पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नाम बदलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन कर दिया गया। पोस्टर में हुए इस बदलाव से एआईडीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने बीजेपी को साफ संदेश भेज दिया कि उन्हें बीजेपी की ज्यादा जरूरत नहीं है। दरअसल एआईडीएमके के अंदर भी इस समय पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में पलानीस्वामी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का झुकाव पनीर सेल्वम की ओर दिख रहा है। पनीर सेल्वम की बीजेपी से करीबी पलानीस्वामी को परेशान कर रही है और उन्होंने बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है कि एआईडीएमके की लड़ाई से वो दूर रहें। दूसरी ओर बैनर पोस्टर से पीएम का फोटो हटने के बाद बीजेपी के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि उचित उत्तर दिया जाएगा। बीजेपी के सख्त रुख के बाद एआईडीएमके कार्यालय पर फिर से गठबंधन का नाम बहाल कर दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी का फोटो अभी भी एआईडीएमके ने चुनाव कार्यालय पर नहीं लगाया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी का एक और सहयोगी उसका साथ छोड़ने वाला है? तमिलनाडु में एनडीए का क्या भविष्य होता है, ये देखना रोचक होगा। इधर 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
नेताओं के एक सीट से ज्यादा चुनाव लड़ने को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई है। यहां तक कि चुनाव आयोग में भी यह मामला पहुंचा, लेकिन इसे लेकर कोई फैसला नहीं आ सका। वहीं अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये विधायी नीति का मसला है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये इसलिए गलत है क्योंकि जिस सीट को छोड़ा जाता है वहां पर दोबारा चुनाव होता है और वोटर को दोबारा आना पड़ता है। यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। दक्षिण पूर्व एशिया समेत ज्यादातर देशों में स्थापित लोकतंत्र में सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान है। इस पर सीजेआई ने कहा कि चुनाव लड़ने वाला पहले से कहां जानता है कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगा। ये नीतिगत मामला है। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग याचिकाकर्ता के पक्ष पर गौर करने के बाद यह निर्णय लिया कि ये एक विधायी नीति का मुद्दा है। लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में संसद इस पर विकल्प दे सकता है। संसद ही इस पर कदम बढ़ा सकता है। यह अदालत ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। याचिका का हम निपटारा करते हैं। अब कोर्ट ने इस मसले पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग जरूर सख्त है। चुनाव आयोग ने पहले शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में चुनाव सुधारों पर अपने 2004 के प्रस्तावों को पेश किया था और कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक से अधिक सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जहां कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना रहा है तो वहीं आयोग सख्त है। अब देखना होगा कि इस मामले का हल कैसे निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार की बढ़ा दी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया न कराने को लेकर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस बी वीरप्पा और के.एस. हेमलेखा की पीठ ने 2019 में इस मामले में एक आदेश दिया था। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को खरी खोटी सुनाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रखा है, तो वहीं अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाने थे, लेकिन कर्नाटक के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते और मोजे नहीं मिल पाए। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने कहा, इस तरह की चूक सरकार के लिए शर्म की बात है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना कोर्ट के साथ खिलवाड़ करना है। फालतू चीजों पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा मौलिक अधिकार है, फिर भी ऐसी दुर्दशा। इन बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये राज्य सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए राज्य सरकार ने कहा कि एक हलफनामा दायर करके कहा था कि यूनिफॉर्म, मोजे और जूते की खरीद के लिए स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को राशि भेज दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि भगवान ही जानता है कि ये राशि लाभार्थियों तक पहुंची है या नहीं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि राज्य अपनी आंखें खोले और सरकारी स्कूल के 6 से 14 साल की आयु के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के अपने मौलिक कर्तव्य को जल्द लागू करे। अदालत ने निजी स्कूलों में जाने का खर्चा वहन करने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि हम बच्चों के प्रति इस तरह का सौतेला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने कोर्ट से वक्त मांगा है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि राज्य को और समय दिया गया है ताकि जिम्मेदार अधिकारी पर आरोप तय हो सके। और बुलेटिन के आखिर में बात नवजोत सिंह सिद्धू की। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से कब रिहाई मिलेगी, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि 26 जनवरी को सिद्धू को रिहा किया जाएगा, लेकिन 26 जनवरी आकर चली भी गई और सिद्धू अभी भी जेल में हैं। तो कब जेल से रिहा हो सकते हैं कांग्रेस नेता? देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। 20 मई 2022 को वो जेल पहुंचे। उम्मीद की जा रही थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन सिद्धू को रिहा किया जा सकता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर राज्य सरकार की ओर से ऐसे लोगों को रिहा किया जाता है जिनका आचरण बंदी रहने के दौरान अच्छा रहा हो और अपनी सजा का बड़ा हिस्सा वो काट चुके हैं। सिद्धू इन दोनों पैरामीटर पर खरे उतर रहे थे, इसलिए पटियाला जेल प्रशासन ने सिद्धू की समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव बनाकर पंजाब सरकार को भेज दिया था। इस बात की खबर लगने के बाद सिद्धू समर्थक 26 जनवरी को उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए, लेकिन पंजाब सरकार ने जेल प्रशासन की ओर से आए प्रस्ताव को मंजूरी ही नहीं दी। यहां तक कि भगवंत मान ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा ही नहीं, जिस कारण से सिद्धू की रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सिद्धू को 19 मई तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अप्रैल की शुरुआत में रिहा हो सकते हैं। दरअसल जिन बंदियों को सजा सुना दी जाती है उन्हें जेल में काम सौंपे जाते हैं।
काम की प्रकृति और बंदियों के आचरण के आधार पर हर महीने 4-5 दिन की छुट्टी दी जाती है। ऐसे में सिद्धू को 1.5 महीने तक की छूट जेल प्रशासन की सिफारिश में मिलनी तय मानी जा रही है। सिद्धू को जो काम सौंपा गया है उसे वो पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, साथ ही वो एक भी दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हैं, जिस कारण कहा जा रहा है कि उनकी सजा में करीब 1.5 महीने कम हो सकते हैं और वो अप्रैल के पहले हफ्ते में रिहा हो सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।